तो नौवां क्वेश्चन क्या था? नौवां क्वेश्चन था कि औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? निष्कासन का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं निर्यात जैसा कुछ। निर्यात जैसा मतलब कि हमारी संपत्ति का यूज करना, हमारे संपत्ति को बहुत ज़्यादा यूज करना। ठीक है, हमारी संपत्ति मतलब एसेट्स। तो एसेट्स को कब यूज किया गया? हमारे लेक्चर में बताया, मैंने बताया भी है लेक्चर में कि हमारा जो सोना चांदी था, ये नहीं होता, सोना चांदी, तो ये जो था हमारे यहाँ से निर्यात किया जाता था जब भी ज़रूरत पड़ती थी या जब भी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती थी। और ब्रिटिश में जो भी आकस्मिक हानियाँ होती थी ना, आकस्मिक हानियाँ मतलब कि जो एकदम से हो जाए, जिसका पूर्वानुमान ना हो, पहले से ना पता हो कि ऐसा कुछ खर्चा होने वाला है, ऐसी कुछ हानि, जैसे कि भूकंप वगैरह, बाढ़ से कुछ हो गया। ठीक है, तो ये सारा बियर कौन करता था? ये सारा बियर हम करते थे। बियर करना मतलब कि किसके बर्डन, किसके सर पे पड़ता था? ये खर्चा हमारे सर पे पड़ता था। तो एक वो भी था। और ब्रिटेन जहाँ पे भी युद्ध लड़ता था, तो युद्ध वगैरह में जो खर्चे होते थे, या फिर युद्ध वगैरह में जो बंदूकें बननी है, ये सब जो भी लोहा वगैरह ये सब काम होता था, वो हमारे यहाँ से ही जाता था। ठीक है ना, इस्पात वगैरह। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक लॉस था। तो हमारे एसेट्स का इस तरह से वो यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे हो सकता है। इन सारी चीज़ों को तुम अपने आंसर में डाल सकते हो। 9th का आंसर था। 10th क्या है? जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा? ये वर्ष था 1921। ठीक है, जब पढ़ोगे जनांकीय संक्रमण तो उसमें स्टार्टिंग में ही, आई थिंक आधे के बाद है, आई थिंक आधे के बाद 1921 का नाम है। ये 10वां था। 11वां क्या है? औपनिवेशिक काल में भारत की जनांकीय स्थिति का एक, जनांकीय है वैसे तो, जनांकीय स्थिति का एक संख्यात्मक चित्रण। संख्यात्मक चित्रण मतलब होता है संख्या, जिसमें हम संख्याओं के हिसाब से अपने मतलब अपने आंसर में संख्याएं लिखें। संख्याएं लिखे का मतलब डाटा लिखें। ठीक है, तो जनांकीय स्थिति में, जननांकीय स्थिति में डाटा क्या क्या था? डाटा एक तो था 1000 लोगों पे 218 का शिशु मृत्यु दर था ये। ठीक है, शिशु मृत्यु दर था। और क्या था? और था 16% साक्षरता दर। अब ये ना 16 कहीं पे 17 भी दिखता है, 16 भी दिखता है, 16.5 भी दिखता है, तो वो वेरी करता है आंसर टू आंसर। तो क्योंकि मैंने 1-2 बुक पढ़ी है तो उसमें कहीं ना 17 भी दिखाया, कहीं 16.5 भी, तो आप 16 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16% हमारी साक्षरता दर थी। अतः इस साक्षरता दर में भी जो फीमेल थी वो 7% के आसपास थी, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप ये डाटा लिख सकते हो। और क्या था? और गरीबी बहुत थी। गरीबी का हालांकि डाटा नहीं था, लेकिन गरीबी बहुत थी, तो हम वो लिख सकते हैं। ठीक है, और 1921 का उसमें भी जिक्र करना है कि प्रथम सोपान 1921 से पहले बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था, लेकिन 1921 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू हो गया जनसंख्या, तो वो हम लिख सकते हैं। और सुविधाएं थी नहीं, डॉक्टर्स की सुविधाएं हो गई, या बहुत सारी सुविधाएं होती है, वो सुविधाएं थी नहीं। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, या तो बेसिक चीज़ जो थी ना, बेसिक नीड होती है, वो बेसिक नीड भी नहीं था। तो इन सारी चीज़ों का हम जिक्र कर सकते हैं। और औपनिवेशिक, ये तो 11वां ही था। 12वां देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। व्यावसायिक संरचना क्या होगा? व्यावसायिक संरचना होगा कि कितने लोग व्यवसाय में थे, बिजनेस में थे, और मतलब कितने लोग बिजनेस का मतलब कि कितने लोग कौन से बिजनेस में थे, ये उस वे में कि जो बिजनेस का होता है, बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा था। व्यावसायिक संरचना को इंग्लिश में कह सकते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर। तो बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा था, कितने लोग कहाँ थे? तो 2-3 ही होता है, 3 क्षेत्र हैं, प्रथम द्वितीय क्षेत्र। प्रथम को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय को हम कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र, और एक तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो प्रथम क्षेत्र में जो थे मैक्सिमम लोग थे, वो 70 से 75% लोग जो थे
वो कृषि में थे, ठीक है, ये कृषि में थे। और लगभग 10% लोग जो थे वो विनिर्माण में थे, ठीक है, तो वो द्वितीय, सेकंड लिख देता हूँ मैं, वैसे तो ये आंसर है नहीं लेकिन फिर भी देखने के लिए। और लगभग कितना बचा, 80, तो 10 से 15%, हालांकि 15 से 20 था तो जो बचा तो वो 15 से 20% जो था वो सेवा क्षेत्र में था, सेवा क्षेत्र में था। तो ये तो मेन डाटा हो गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करके लिख दें। 13 क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करें। आर्थिक चुनौतियां क्या हो सकती है? आर्थिक चुनौतियां हो सकती है, आर्थिक मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, अर्थ मतलब धन होता है, ठीक है। तो आर्थिक मतलब या तो धन से रिलेटेड या नहीं तो रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उससे रिलेटेड चुनौतियां क्या थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति क्या था? स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष, स्वतंत्रता के समय देखो चुनौतियां तो बहुत सारी थी। किसी क्षेत्र में चुनौती थी, ठीक है, वहां पे चुनौतियां थी, हमने देख लिया बहुत सारी चुनौतियां थी। ये शिल्पकार का था, शिल्पकार के अगर हम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वहां पे बहुत सारी चुनौतियां थी। अगर हम वैसे देखें भू राजस्व मतलब कि जमीन से रिलेटेड, कच्चे माल से रिलेटेड अगर हम देखें, और उनकी जो नीतियां थी, सरकार की जो नीतियां थी ब्रिटिश सरकार की, उन नीतियों में भी कहीं ना कहीं खामी थी। खामी ये थी कि वो नीतियां कहीं ना कहीं प्रॉफिट देती थी ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं। और 14 क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम सरकारी गणना किस में हुई? सरकारी गणना हुई थी 1881 में, और फिर उसके बाद हर 10 साल पे उसके बाद होने लग गई थी। तो सबसे पहली जनगणना हुई थी 1981 में। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं, ये 14 था, 15 देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम और दिशा की जानकारी। विदेशी व्यापार जब हम देखते हैं ना तो एक वर्ड है सुएज कैनाल, ठीक है, वो देखोगे अफ्रीका, जैसे ये रहा ना अफ्रीका, मैंने उसमें भी बताया था, हालांकि ऐसे करके अफ्रीका है तो, और यहाँ से है तो यहाँ ना जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो वो जुड़ा हुआ था ना, यहाँ पे जिबूटी है और 2-3 और देश हैं। तो यहाँ पे ना तोड़ दिया गया इसको जमीन तोड़ के, और ये रास्ता बना दिया गया यूरोप से, इसको कहते हैं सुएज कैनाल। तो ये सुएज कैनाल जब टूटा तो अंग्रेजों ने इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया मतलब कि पहले तो देखो दबाव तो हम पे था ही, लेकिन जब सुएज कैनाल टूटा उसके बाद हम पे बहुत ज़्यादा दबाव डालने लग गए और हम पे बहुत कड़ाई कर दी कि मतलब हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारा पूरा विदेशी व्यापार अपने अंदर ले लिया। अब विदेशी व्यापार पहले भी उनके अंदर था। हम किन के साथ व्यापार करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा हम व्यापार करते थे किन के साथ? चीन के साथ करते थे, श्रीलंका के साथ करते थे, और एक ईरान या इराक में से कोई एक था, उनके साथ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं सीमित ही था, सबके साथ हम करते नहीं थे पहले भी। और सुएज कैनाल का सबसे पहले आंसर में लिख देना है क्योंकि ये मेन टॉपिक है, थोड़ा सा आंसर अच्छा हो जाएगा हमारा। क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिए थे? बहुत सारे योगदान दिए थे। हालांकि हमारे ना बुक में नहीं लिखा एक चीज़, लेकिन इसका लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो बाल विवाह है ना, बाल विवाह ये हमारी मतलब प्रथा चल रही थी, तो अंग्रेज इसके खिलाफ थे। अंग्रेज इसको नहीं चाहते थे कि बाल विवाह हो, क्योंकि वो जानते थे ये चीज़ गलत है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, तो अंग्रेज इसके खिलाफ थे। और एक रेल को हमारे यहाँ लाया, सड़क बनाया, भले ही वो अपने फ़ायदे के लिए ही किया था उन्होंने, सड़क भी बनाया तो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी तो फ़ायदा हुआ ना। तो सड़क, डाक की सुविधा हमारे लिए रखी गई, तो ये कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे की चीज़ थी। और नीतियाँ भी थी कहीं ना कहीं फ़ायदे की, जैसे कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण लाए, औद्योगिकीकरण लाए,
कृषि क्षेत्र में औद्योगिकीकरण लाए, मतलब कि बिजनेस से पर्पस। पहले हम क्या करते थे कि जो रोज़मर्रा के खाने होते हैं जैसे चावल दाल ये सब, हम सिर्फ वही उगाते थे। बाद में हमें पता चला कि कृषि से हम पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है, मतलब ज़िंदगी चलाने से ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। तो वो हमें थोड़ा पता चला। देश को कैसे चलाया जाता है, हमें तो पहले पता ही नहीं था सरकार कैसे चलती है, देश कैसे, क्योंकि हमने तो पहले राजा वाला सीन देखा था। तो देश को कैसे चलाया जाए, कैसे सरकार काम करती है, ये हमें उन्हीं से पता चला है कहीं ना कहीं, ठीक है। और देश ना हमारा बहुत बटा हुआ था, पहले बटा हुआ था मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था कि ये प्रांत अलग है, ये राजा अलग है, मतलब लोगों में एकता नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इनके आने से कहीं ना कहीं लोगों में एकता भी आई, क्योंकि सारे प्रांत एक हो गए। ब्रिटिश तो चाहते ही थे ना कि पूरा भारत एक रहे और सब पे अकेले राज करे, बजाय कि टूटे टूटे भारत पे। तो इसलिए कहीं ना कहीं एकता बना के रखी गई। तो और भी बहुत सारी 2-3 चीज़ें हो सकती है, जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो फिर और चीज़ें समझ आएगी। तो ये सारे क्या थे, प्रॉफिट थे। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे कुछ योगदान भी दिया, वो योगदान ये सब थे। आंसर में ना इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, जितने मार्क्स का पूछा जाए उसमें उस हिसाब से अपने आंसर को बड़ा करना है। और बड़ा में सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखना, क्वालिटी भी देखना है, तो क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहे। बस ये हो गया। विवेचना करें का मतलब होता है उसको थोड़ा सा व्याख्या करें। बस हो गया, 16 क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिया है। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे के चैप्टर्स भी आते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और एक बार ये क्वेश्चंस करने से पहले आप चैप्टर को 2 या 3 बारी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। यानी तो हमारे लेक्चर, सारे के सारे लेक्चर 1 या 2 बार आप अच्छे से देखें और नोट्स जरूर बनाएं साथ साथ। तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा साथ साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।